नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जो कर्नाटक का युद्ध पढ़े थे, इसके बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिशर के बीच जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं, जो 1746 से 63 तक के बीच में चला था वह युद्ध। अब आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। इसका डेट है 1757। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, हम लोग दोनों इस युद्ध पर देखेंगे क्या इसकी हिस्ट्री रहता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1707 में जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। और मुगल शासन के काल में औरंगजेब का जो बंगाल का क्षेत्र था, उसमें एक दीवान था। बंगाल के क्षेत्र में क्या था, एक दीवान था, जिसका नाम क्या था, उस दीवान का नाम था मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां था। जब 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की, 1707 में मृत्यु हो जाती है, तो यही मुर्शिद कुली खां ने खुद को मुगल शासक से क्या कर लेता, अपने आप को दूरी बना लेता, अलग कर लेता और अपना एक खुद स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक बन जाता है। तो बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक मतलब ये जो बंगाल का पूरे जो क्षेत्र था औरंगजेब के टाइम में, उस क्षेत्र को ये अपना खुद का साम्राज्य बना लेता है, मतलब एक बंगाल का संस्थापक बन जाता है। लेकिन ये सब केवल औरंगजेब के मरने के बाद ही होता है। औरंगजेब की जब मृत्यु के बाद क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां जो ये बंगाल में मनमौजी काम करने लगता है। मनमौजी, क्योंकि अब इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, तो ये मनमौजी काम करने लगता है। और 1651 में अंग्रेज ने बंगाल के जो सूबेदार था शाहस्ता खां से एक अनुमति लेकर, यह अंग्रेज ने शाहस्ता खान से ये 1651 की बात हो रही है, और जबकि मुर्शिद कुली खां कब ये स्वतंत्र संस्थापक बना था, 1707 में, उसके मरने के, यानी ये 1707 से पहले की बात है कि अंग्रेज ने इसे जब भारत में आए थे, तो 1651 में बंगाल के जो सूबेदार था शास्ता खान, उससे पहले एक अनुमति लिए हुए थे एक कोठी बनाने के लिए। कहाँ पर, हुगली में एक कोठी बनाने के लिए अनुमति लिए हुए थे। और ये कोठी हुगली में बना भी लेते हैं, स्थापित भी कर देते हैं। लेकिन 1698 में अगर हम देखते हैं, 1698 में अंग्रेजों को बंगाल के अगले सूबेदार, 1698 की बात है, अंग्रेजों को बंगाल का जो अगला सूबेदार होता है अजीमुशान को 3 गांव मिलता है। अजीमुशान को 3 गांव, सूबेदारी में उसको 3 गांव मिलता है, और वो 3 गांव होता है कालीघाट, गोविंदपुर और सुतानाती। तो ये 3 जो गांव होता है, ये किसको मिलता है, ये अंग्रेजों के टाइम में 1698 में ये बंगाल का जो सूबेदार रहता है अजीमुशान को 3 गांव मिलता है। इस प्रकार अगर देखा जाए कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपना एक नया किला भी बना लिया था, और उस किला का नाम था फोर्ट विलियम। और ये किला आज भी है, आज भी आपको ये किला देखने को मिल जाएगा अगर आप कलकत्ता जाते हैं तो वो कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम के नाम से एक किला भी बना लेते हैं अंग्रेज। अब केंद्र की दिल्ली सल्तनत का जो शासक होता है, वो कौन बैठा रहता है, देखिए। अब दिल्ली सल्तनत का मुगल का अगला जो शासक रहता है, वो फर्रुख शियार ये शासक रहता है केंद्र में, जब फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। यही फर्रुख शियार को एक बीमारी हुआ था, और उस बीमारी का इलाज कहीं पर नहीं हो सकता था, लेकिन कोई वैद्य नहीं इसका इलाज कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि इस बीमारी का इलाज अंग्रेज अपने तौर तरीके से अंग्रेजी दवा से किए, और वो फर्रुखाबाद क्या हो गया, ठीक हो गया। इससे क्या हुआ कि जो फर्रुख शियार था, ये खुश होकर
एक दस्तक पत्र जारी करता है। ये जो फर्रुख सियार होता है एक दस्तक पत्र जारी करता है। और देखिए यही दस्तक पत्र क्या होता है, अंग्रेजों के लिए एक गोल्डन पीरियड होती है। इस दस्तक पत्र में 3 फरमान जारी होता है। 3 फरमान ये जारी करता है अंग्रेजों को खुश करने के लिए। पहला फरमान है कि बंगाल में टैक्स फ्री ये व्यापार करेंगे, टैक्स फ्री होगा। यानी ये जो अंग्रेज हैं वो बंगाल में कहीं पर भी अगर व्यापार करेंगे तो उनको टैक्स फ्री होगा, वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। और दूसरा यह था कि 1,000 रुपये सालाना व्यापार सूरत को मिलेगा। मतलब 1,000 रुपया सालाना व्यापार, 1,000 सालाना व्यापार ये सूरत को मिलेगा। ठीक है। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित बम्बई में एक टकसाल जो बैठाया रहता है। अंग्रेज बम्बई में टकसाल बिठाए रहते हैं लोग, टकसाल। और ये टकसाल क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था होती है, टकसाल होती है जिससे सिक्का ढाला जाता है, सिक्का बनाया जाता है। तो इस टकसाल का जो सिक्का था वो पूरी जगह मान्य होगा। ये फर्रुख सियार अपने दस्तक पत्र में ये बोलता है कि ये अंग्रेजों द्वारा जो टकसाल बनाया गया और उस टकसाल से जो भी सिक्का बनता है वो सिक्का अब पूरी जगह मान्य, वैलिड कर देता है, पूरी जगह मान्य कर देता है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो जो मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा को बंगाल में मिला लेता है। कब? 1719 में। 1719 में मुर्शिद कुली खां, केवल कुली खां लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, कुली खां ने ये उड़ीसा को, ये 1719 की बात हो रही है, ये उड़ीसा को कहाँ पर मिला लेता है? इसको बंगाल में मिला लेता है। ये कहाँ पर? बंगाल में मिला लेता है और खुद को वहाँ का नवाब घोषित कर लेता है। बंगाल का क्या कर लेता है? नवाब घोषित अपने आप को कर लेता है, घोषित कर लेता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो मुर्शिद कुली खां था ने, मुर्शिद ने क्या करता है, बंगाल की राजधानी ढाका को बनाता है। तो जो बंगाल की राजधानी होती है, राजधानी बंगाल की राजधानी कहाँ पर बनाती है? ढाका को बनाती है। ढाका जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। जिसे बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाता है। लेकिन ये पहले तो ढाका को बनाता है बंगाल की राजधानी, लेकिन कुछ समय बाद क्या करता है, ये ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाता है। तो ये बंगाल की अगली राजधानी वो मुर्शिदाबाद को चुनता है। 1727 की बात करें तो देखें कि 1727 में ये मुर्शिद कुली खां जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1727 में ये मुर्शिद कुली खां की मौत हो जाती है। लेकिन 1739 में बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वो होता है सुजाउद्दीन। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? सुजाउद्दीन बनता है। देखिए जब सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल में शामिल कर लेता है, बिहार को शामिल करता है, जब ये बिहार को कहाँ पर? बंगाल में शामिल कर लेता है, तो बिहार का जो दीवान होता है, इस बिहार के दीवान को किसको बनाता है? अली वर्दी खां ने बंगाल से जुड़ जाता है। तो बिहार का दीवान कौन था? अली वर्दी खां। ठीक है। तो जब सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल में मिला लेता है तो ये बिहार का जो दीवान था अली वर्दी खां, ये कहाँ पर? ये बंगाल में जुड़ जाता है, मिल जाता है। बंगाल का नवाब बनने रखने की ये ख्वाब देखे, जो अली वर्दी खां होता है ये बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब देखता रहता है। तो ये नवाब बनने का जो ख्वाब होता है ना, ये बंगाल में देखता है कि बंगाल का मैं नवाब बनूंगा। लेकिन 1740 में सुजाउद्दीन की मौत हो जाती है। 1740 में। तो क्या ये मतलब अली वर्दी खां नवाब बनेगा?
ये हम लोग देखेंगे कि 1740 में सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन का तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब बनता है वो होता है सरफराज। अगला नवाब कौन बनता है? सरफराज बनता है। लेकिन अली वर्दी खान ने 1740 में सरफराज को मार देता है। 1740 में ये सरफराज को क्या कर देता है? मार देता है अली वर्दी खान ने, और बंगाल का नवाब ये बन जाता है। तो बंगाल का नवाब 1740 में कौन बनता है? अली वर्दी खान। ठीक है। अगर इधर बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत का कौन बादशाह आ गया था, तो उस समय जब अली वर्दी खान आया था 1740 में, तो दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह आया था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका मैंने आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिया हूँ हिस्ट्री को। मोहम्मद शाह रंगीला को अगर मुगल सल्तनत नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिएगा। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला अगला बादशाह बनता है। अली वर्दी खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ नजराना भेजता है। कौन? वर्दी खान ने ये किसको भेजता है? 2 करोड़ नजराना भेजता है और कहता है कि मुझे बंगाल का जो नवाब की मान्यता दो। ये मान्यता मांगता है बंगाल का नवाब, और मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है ये मान भी जाता है। क्या कर देता है? मान भी जाता है और बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। किसको? वर्दी खान को। इधर 1740 में यूरोप के ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ पर उत्तराधिकारी बनने को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में विवाद उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन में क्या हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। और इनके बीच जो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़ा जाता है। तो कर्नाटक का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया हूँ, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। वो 3 युद्ध लड़ा जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन अपना अपना उत्तराधिकारी बैठाना चाहते थे ऑस्ट्रिया में, लेकिन इसी चीज़ को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ये विवाद यूरोप से बढ़कर धीरे धीरे कहाँ पर आ जाता है? ये भारत में आ जाता है, और ये भारत में एक युद्ध का रूप ले लेता है जिसका नाम होता है कर्नाटक का युद्ध। और ये युद्ध 3 बार लड़ा गया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। अब मोहम्मद शाह रंगीला की मान्यता देने के बाद अली वर्दी खान ने मुगल को टैक्स भेजना बंद कर देता है। देखिए, अब तमगा तो इसको लग गया कि ये बंगाल का नवाब है। वर्दी खान जो है, अली वर्दी खान जो है, ये तो अब ये नवाब बन गया। कहाँ का? बंगाल का। तो ये क्या करता है कि अब मुगल को ये टैक्स देना बंद कर देता है। मुगल को टैक्स देना क्या कर देता है? बंद कर देता है वर्दी खान ने। लेकिन मराठाओं ने बंगाल पर जो हमला का जो कर होता है, चौथ टैक्स लगा देते हैं। मराठाओं ने बंगाल पर कौन सा टैक्स लगाते हैं? चौथ टैक्स लगाते हैं। बंगाल पर हमला करके चौथ टैक्स लगा देते हैं। और इधर अंग्रेजों ने फर्रुखासियार के फरमान दस्तक जो पत्र होता है खूब फायदा उठाते हैं उससे, जिससे अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से परेशान हो गया था। ये जो वर्दी खान है ना, अंग्रेजों से क्या हो गया था? परेशान हो गया था। क्योंकि जो फर्रुखासियार फरमान जारी किया रहता है, 3 फरमान जारी किया रहता है। कौन कौन सा? बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, 1000 रुपया सालाना व्यापार इनको सूरत में मिलेगा। और अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया टकसाल होता है, उससे उनकी जो सिक्के होती है वो पूरी तरह हर जगह मान्य होगी। तो इस चीज़ को लेकर अली वर्दी खान बहुत परेशान होता है इनकी मनमानी को देखकर। और 1756 में अली वर्दी खान का तो मृत्यु हो जाता है। इसका मृत्यु हो जाता है 1756 में। लेकिन अली वर्दी खान का हम देखते हैं कि इसके पुत्र, इसका थोड़ा वंशानुगत थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1756 में अली वर्दी खान का मृत्यु हो जाता है, और उसकी एक होता है पुत्री का पुत्र। अली वर्दी खान का एक पुत्री का पुत्र होता है जो पूर्णिया में होता है, जिसका नाम होता है शौकत जंग। पुत्री का पुत्र, इसका नाम क्या होता है? शौकत जंग। और पुत्री का पुत्र एक और होता है जिसका नाम होता है पटना में सिराजुद्दौला। और इसकी एक पुत्री होती है जिसका ढाका में, उसका नाम होता है घसीटी बेगम। तो इसका मतलब जो पटना में सिराजुद्दौला होता है उसका मौसेरा भाई कौन हुआ? शौकत जंग। मौसेरा भाई कौन हुआ? शौकत जंग। और इसकी सिराजुद्दौला का मौसी कौन हुआ? घसीटी बेगम। तो ये थोड़ा ये माइंड मैप को थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा
इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इसी रिलेटेड अभी थोड़ा स्टोरी है। अगर इसको ध्यान से देखे रहेंगे तभी स्टोरी को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो सिराजुद्दौला था, इसमें मेन कैरेक्टर सिराजुद्दौला का है। जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल को बनते हुए इसके दो मौसेरे रिश्तेदार इसके विरोधी हो जाते हैं। ये जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल का नवाब बनता है अली वर्दी खां के मृत्यु के बाद, क्योंकि अली वर्दी खां का जो पुत्री होती है उसकी पुत्र यानी सिराजुद्दौला ये बनता है। जो पटना का ये सिराजुद्दौला है ये नवाब बनता है, अगला नवाब सिराजुद्दौला बनता है। तो इसके जो दोनों मौसेरे होते हैं रिश्तेदार, कौन कौन, घसीटी बेगम और शौकत जंग, इनके विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि शौकत जंग चाहता था मैं नवाब बनूं और घसीटी बेगम चाहती थी कि मैं नवाब बनूं। तो ये दोनों इसके विरोधी हो जाते हैं सिराजुद्दौला के। और इधर 1756 में क्या होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध चलता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा होता है 1756 में, क्योंकि 1746 से 63 तक तो कर्नाटक का युद्ध ही था। अब 1756 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर तोप लगा रहे थे। फोर्ट विलियम पर तोप लगा रहे थे। और फ्रांसीसियों पर हमला करने के, देखिए 1756 में ये अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर तोप लगा रहे थे फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए। और सिराजुद्दौला ने इसको रोका, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। सिराजुद्दौला इसको रोकते हैं लेकिन ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, मानते नहीं हैं तोप को रोकने के लिए। इसके बाद जो होता है 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला बोल देता है। और इसमें क्या होता है, अंग्रेजों की हार हो जाती है। तो अंग्रेजों की हार क्या होती है, सिराजुद्दौला के कारण होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला बार बार समझाया था कि ये तोप है, बंद कर दो, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं हैं। इसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जो नाम होता है अलीनगर करता है। अलीनगर, कलकत्ता का क्या नाम करता है, अलीनगर। कलकत्ता का अगला नाम अलीनगर हो जाता है। और यहाँ का जो प्रभारी होता है उसको क्या, प्रभारी किसको बनाता है, प्रभारी मणिक चंद्र को बनाता है। मणिक चंद्र को प्रभारी बना देता है। अंग्रेजों ने भागकर मद्रास जाते हैं। जब सिराजुद्दौला इनको हरा देता है हमला करके, तो अंग्रेज वहाँ से भागकर ये ENG लिखूंगा जिसे इंग्लैंड वाले आप समझेंगे, ब्रिटेन का। तो अंग्रेज जो होते हैं यहाँ से भागकर वो मद्रास चले जाते हैं। कहाँ पर, मद्रास को भाग जाते हैं। किसके पास जाते हैं, ये जो वहाँ का रॉबर्ट क्लाइव होता है, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर, उसके पास मदद के लिए भाग जाते हैं। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव बैठा रहता है। तो वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वाटसन ने मिलकर, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, क्लाइव प्लस वाटसन, इन दोनों ने मिलकर कलकत्ता पर पुनः हमला बोलते हैं। कलकत्ता पर ये पुनः हमला बोल देते हैं। हमला बोलने के बाद इनकी जीत होती है और जो फोर्ट विलियम है उस पर कब्जा कर लेते हैं। दोबारा से कब्जा, ये फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये दोबारा कब्जा होगा, दोबारा कब्जा कहाँ पर, फोर्ट विलियम पर। फोर्ट विलियम पर ये दोबारा कब्जा कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से एक संधि करता है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से संधि करता है जिसका नाम होता है अलीनगर का संधि। अलीनगर का संधि कहा जाता है। इस संधि में कुछ शर्तें, कंडीशन रखा गया था। और वो क्या था, पहला पॉइंट करके लिखिएगा कि अंग्रेज भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सिराजुद्दौला द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ये तो हस्तक्षेप हर बार करते हैं। और जो दूसरा शर्त ये था कि फर्रुखासियार का जो दस्तक है, फरमान, वो पुनः लागू होगा। तो सिराजुद्दौला का ये शर्त ये था कि अंग्रेज भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मान जाते हैं लोग,
अंग्रेज मान जाते हैं। फिर अंग्रेज एक कंडीशन ये भी रखते हैं वो अपना कि जो फर्रुखासियार दस्तक पत्र दिया था, 3 चीज़ों में जो छूट इनको मिली थी जिससे लाभ इन लोगों को मिल रहा था, वो क्या होगा कि वो पुनः लागू होगा, पुनः लागू करे कौन? सिराजुद्दौला। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल से सिराजुद्दौला को हटाने का मन बना लेते हैं, क्योंकि ये भी पक गए थे सिराजुद्दौला से, क्योंकि ये संधि के विश्वास पर ही बस इन दोनों में ऐसा रिश्ता चल रहा था। लेकिन इनके बीच क्या था? मनमुटाव था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला को ये हटाना चाहते थे, बंगाल से क्या हटाना चाहते थे, जिसके इनके बीच क्या होता है? विवाद और बढ़ता गया, विवाद और बढ़ता चला गया। अगर इस प्रकार देखा जाए, इनकी विवाद इतना बढ़ गया कि 23 जून 1757 को अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला, अंग्रेज और सिराजुद्दौला में एक युद्ध होता है जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है अंग्रेजों की, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है कौन? मीर जाफर, वो अंग्रेजों से जा मिल जाता है। सिराजुद्दौला का जो सेनापति कौन होता है? मीर जाफर, ये अंग्रेजों का मुखबरी बन जाता है, जाकर मिल जाता है, विश्वासघात करता है किसका? सिराजुद्दौला के साथ। जीत के बाद क्या होता है कि अंग्रेज इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाता है, लेकिन ये केवल एक कठपुतली मात्र केवल नवाब होता है, क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है केवल वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, केवल ये नवाब बना रहता था। मीर जाफर के दरबार में अंग्रेज अपना एक कर्मचारी रेजिडेंट ल्यूक स्क्रापन को नियुक्त करते हैं। और वो कौन था? दरबार में कौन रहता था हमेशा के लिए? रेजिडेंट ल्यूक स्क्रापन ये हमेशा उसके दरबार में रहता था, क्योंकि इसी के द्वारा वो संदेश आदान प्रदान होता था मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कहता था ये ल्यूक स्क्रापन लाता था और उससे ये काम करवाता था मीर जाफर से। नवाब बनने के बदले में किसको नवाब बनाए थे? मीर जाफर को। तो इस नवाब बनाने के बदले में अंग्रेज क्या करते हैं? मीर जाफर से बंगाल का जो 24 फरगना है, यानी 24 फरगना है, ये बहुत फेमस जगह है फरगना, 24 फरगना नाम ही है इसका, 24 फरगना, और उलाखरू क्षेत्र को ले लेते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ना, अंग्रेज इसको ले लेते हैं केवल नवाब बनाने के बदले में। ये मीर जाफर से ये 2 जगह को, 24 फरगना और उलाखरू को ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्लासी का युद्ध आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ था। देखते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। तो देखिए 1757 में तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, अंग्रेजों द्वारा ये नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को। और मीर जाफर ये क्या होता है, इतना खुश रहता है कि ये बंगाल का जो जितना खजाना होता है वो किसको? रॉबर्ट क्लाइव को देता रहता है, वो क्लाइव को देता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि बंगाल का जो खजाना होता है अब वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे अब खत्म होने लगता है। तो अब मीर जाफर क्या करेगा? इसके पास तो खजाना है नहीं, तो अब धीरे धीरे क्या करता है? अंग्रेजों से मुंह मोड़ना चालू कर देता है, उनकी बात नहीं मानता है, उनसे अलग होने लगता है। और वो किससे मिलने लगता है? डचों से ये जाकर मिलने लगता है। ये बात अंग्रेजों को पता चल जाती है और उनको अच्छा नहीं लगता, ये सब डचों से मिलना, संपर्क में रहना, ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। अब इधर क्या था कि 1759 में वेदरा का जो युद्ध होता है, डचों को हरा देते हैं
अंग्रेज क्या करते हैं, डचों को हरा देते हैं वेदरा के युद्ध में। और 1760 में कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है वांडीवास का, उसमें फ्रांसीसी को हरा देते हैं, कौन, अंग्रेज। तो इसमें क्या था, ये तो उस टाइम चल रहा था, लेकिन ये साथ साथ ये भी देख रहे थे कि ये जो मीर जाफर है, ये इसकी हरकत अब बदलती जा रही है, हम अंग्रेजों के साथ ना होकर ये डचों के साथ जा रहा है। तो अंग्रेज अब क्या सोचने लगे कि अब इसको बंगाल का जो नवाब बनाया हूँ, अब इसको हटाना ही पड़ेगा, इस जगह से हटाना पड़ेगा। और वो हटा भी देते हैं। बंगाल का नवाब जो मीर जाफर, उसको हटाकर मीर कासिम को बैठाते हैं। बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है, मीर कासिम। मीर कासिम ये बंगाल का अगला नवाब होता है। ये भी एक कठपुतली होता है, किसका ये भी एक कठपुतली होता है, किसका, अंग्रेजों का। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगता है तो। और इसका जो बक्सर का युद्ध है ये अगले लेक्चर में देखिए, क्योंकि वीडियो अभी लंबा होता जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।